नमस्कार, हैव अ वंडरफुल मॉर्निंग टू ऑल माय लवली व्यूअर्स। बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान में। गुरुवार की ये ताज़ी सी सुबह और हमारी ये कोशिश कि आपकी इस ताज़ी सी सुबह को हम और तरोताज़ा बनाएं। जी हाँ, इसके लिए हम हर रोज़ हाजिर होते हैं आपके सामने आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम लेकर। बिहार बिहान कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और हमारी कोशिश होती है कि जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करें तो हम आपके साथ कुछ बेहतरीन साझा करें। इसलिए हर रोज़ सुबह हम आपके लिए लेकर आते हैं अनमोल वचन, जिसमें महापुरुषों के द्वारा कहे गए अनमोल कथन हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज हम आपके साथ साझा करेंगे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कहे गए अनमोल कथन। आइए एक नज़र डालते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था, जब मैं सूर्यास्त और चंद्रमा के सौंदर्य की प्रशंसा करता हूँ, मेरी आत्मा उसके निर्माता के पूजा के लिए विस्तृत हो उठती है। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में एक बेहद ही खास और बेहद ही संजीदा शख्सियत हमारे साथ मौजूद है। आप बिहार प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। राष्ट्रहित और राष्ट्र निर्माण के प्रति आप बहुत ही जागरूक हैं, दृढ़ निश्चय हैं आप, और राष्ट्रहित के लिए निरंतर आप अग्रसर हैं और प्रयास कर रहे हैं। आज हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में मोहम्मद मोइजुद्दीन साहब मौजूद है। जिन्हें आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे हम अपने कार्यक्रम में। नमस्कार सभी दर्शकों को नमस्कार। आपको प्रेरणा जी बहुत बहुत नमस्कार। मोइजुद्दीन साहब, आप बिहार प्रशासनिक सेवा के एक वरिष्ठ अधिकारी हैं। कई वर्षों का आपका अनुभव रहा है। उन्हीं अनुभवों में से हम चाहेंगे कुछ एक अनुभव, सुखद अनुभव रहे हो या फिर आपके लिए वो संघर्षशील रहे हो, हम चाहेंगे आप हमारे साथ साझा करें। सर्वप्रथम आपसे जानना चाहेंगे कि इतने वर्षों का प्रशासनिक सेवा का आपका अनुभव रहा, इस अनुभव में आप अपनी इस किताब से कौन सा पन्ना आप हमारे साथ सर्वप्रथम साझा करना चाहेंगे? देखिए प्रेरणा जी, लगभग 27 वर्षों का मेरा सेवा इतिहास है बिहार प्रशासनिक सेवा का। वर्ष 1995 में मैंने योगदान किया था और इस 27 वर्ष की सेवा अवधि में जब मैं अतीत के पन्ने पलटता हूँ तो बहुत सारी चीज़ें दृष्टिपटल पे आती हैं और कुछ खट्टी मीठी एहसासात हैं। उनमें से कुछ मैं आपको दर्शकों को शेयर करना चाहूँगा कि दो चीज़ें मैं बताऊँगा। एक जो चैलेंज है उसके बारे में, एक जो मुझे खुद बहुत सेटिस्फेक्शन हुआ, बहुत संतुष्टि मिली उसके बारे में। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हमारी दूसरी पोस्टिंग किशनगंज में अंचल अधिकारी के रूप में हुई थी और उस वक्त किशनगंज ज़िले में ये जो 4 लेन आप देख रहे हैं वो पूर्णिया से सिलीगुड़ी तक 4 लेन का निर्माण करना था और इस मार्ग पर बहुत सारे धार्मिक स्थान थे, बहुत सारे लोगों के मकान थे, उसके चपेट में आ रहे थे 4 लेन के एक्सपेंशन में। तो ये ज़िला प्रशासन के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था, लेकिन हम लोगों ने पूरे ज़िला प्रशासन की टीम ने, सारे पदाधिकारियों ने, सारे अभियंताओं ने, हम लोगों ने काफ़ी इसमें हम लोगों ने वर्कआउट किया और लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया। जितने धार्मिक संस्थान थे, जितने धार्मिक स्थल थे, मस्जिद, मंदिर, चर्च और लोगों के कुछ मकान थे, वो हम लोगों ने सब लोगों से काफ़ी प्रक्रिया में बात करके उनको आपसी सहमति बना करके, और इसमें लंबी लंबी बैठकें हुई, कई महीने तक बैठक होती रही। लास्ट में हम लोगों ने उनको मुआवजा वगैरह जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी से दिया जाता है वो सारी चीज़ करके, और धार्मिक स्थानों को हटाना, प्रतिस्थापित करना दूसरी जगह पे एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बड़ा संवेदनशील विषय है। लेकिन जिला प्रशासन ने के सारे पदाधिकारियों ने, मैं अंचल अधिकारी था, चूँकि भूमि से रिलेटेड संबंधित मूल पदाधिकारी स्तर पे अंचल अधिकारी होते हैं, तो मैं शुरू से उसके काम में लगा रहा और लोगों के सहयोग से हम लोगों ने उनको प्रतिस्थापित किया। पूरे विधि विधान से, पूरे धार्मिक के जो कर्मकांड है उसके अनुसार
और लोगों ने सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो सारे धार्मिक स्थानों को हटाया और दूसरी जगह उसको जो पूर्व से हम लोगों ने चयन किया था वहाँ निर्माण कार्य NHAI ने मुआवजा दिया और बड़ी शांतिपूर्ण ढंग से हम लोगों ने नेशनल हाईवे जो 4 लेन रोड जो है और उसमें बहुत सारे ब्रिज पुल पुलिया ये सारे का निर्माण हुआ। और बाद के दिनों में मैं जब वहाँ गया सरकारी कार्ड से तो अब वो शहर पहचान में नहीं आता जी। जो किशनगंज एक बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट था आज भी पिछड़ापन है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर जो 4 लेन बना उससे वहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी, बहुत सारे बिजनेस व्यवसाय लोगों का कम्युनिकेशन आवागमन काफ़ी आसान हो गया। और मैं बगल के अनुमंडल में पोस्टेड रहा पूर्णिया ज़िला के 82 सब डिवीज़न में, तो मुझे जाने का अवसर प्राप्त होता था कुछ सरकारी कार्य से, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होती थी कि वही स्थान है जहाँ हम लोगों ने पूरे टीम वर्क में काम किया और काफ़ी मेहनत के बाद ये जो सपना था वो पूरा हुआ। सरकार के वो योजना को हम लोगों ने पूर्ण किया और उसमें आम जनता को बड़ी लाभ हुआ और वहाँ पर अब आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई है, लोगों को व्यवसाय मिला है, लोगों का आवागमन आसान हुआ है, चिकित्सा की सुविधा बढ़ी है। ये मुझे स्मरण हो रहा है अभी कि वो एक सुखद अनुभव था हमारे लिए जी। और चैलेंज भी था, लेकिन उसको चैलेंज को हम लोगों ने बहुत ही सहजता से और सामुदायिक जो पार्टिसिपेशन है, कम्युनिटी मोबिलाइजेशन, उनके कॉन्फिडेंस को हम लोगों ने ले करके काम किया, सो बड़ी आसानी से काम हुआ। दूसरा सुखद स्मरण पूर्णिया जिला के 82 सब डिवीज़न में मैं जब अनुमंडल दंडाधिकारी था, SDM के रूप में वहाँ पदस्थापित था, तो वहाँ जब मैंने प्रभार लिया था तो वो अनुमंडल एक कम्युनिटी हॉल में चलता था और बिल्डिंग का निर्माण अर्ध निर्माण था। कुछ जो बिल्डर थे उनके बीच कोई विवाद था, लोगों के बीच उनके स्टेक होल्डर्स थे, मैंने उन सब विवादों को रिजॉल्व कराया पर्सनल इंटरेस्ट लेकर के और अनुमंडल बिल्डिंग बनी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया और काफ़ी भव्य बिल्डिंग मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग बनी। वहाँ पर मैं 3 साल रहा, वहाँ पर रह करके वहाँ भी काफ़ी गरीबी है लोगों को, मैंने वहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काम किया और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केरल के रहने वाले हैं और वो बहुत सोशल लोग हैं, वो लोग आया करते थे रिलीफ डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बाढ़ सुखाड़ के टाइम, तो मैंने उनके सहयोग से वहाँ पर उन लोगों ने आज एक कॉन्वेंट स्कूल खोल दिया है, मदरसा खोल दिया है और स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग सेंटर चला रहे हैं वो लोग। और अब वहाँ पर जो बच्चियाँ खेतों में काम करती थी वो माउस पकड़ के अब लैपटॉप पे काम कर रही हैं। क्या बात है। तो वो मैं कभी कभी मैं जाता हूँ, लोग हमको बहुत प्यार करते हैं, अक्सर बुलाते हैं कुछ फंक्शन में समारोह में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि यहाँ शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी पिछड़ापन था, आज वहाँ बच्चियाँ कुशल युवा प्रोग्राम जो है कुशल युवा प्रोग्राम के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं, कंप्यूटर की ट्रेनिंग प्राप्त कर रही हैं, कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बड़ा सुखद एहसास है कि वो सामान्य कार्य के अतिरिक्त, सरकारी कार्य के अतिरिक्त वहाँ पर जो सोशल इंजीनियरिंग है, सोशल मोबिलाइजेशन है, उस काम को करके आज भी लोग जुड़े हुए हैं उन क्षेत्रों से। जी। समय समय पर हमसे बात करते हैं, कुछ सहयोग प्राप्त करते हैं, कुछ उनको नियम अनुसार कुछ मार्गदर्शन मिलता रहता है। तो ऐसा लगता है कि मैं जहाँ जहाँ पदस्थापित रहा वहाँ मेरा एक पारिवारिक कनेक्शन टाइप का है। जी। और मैं बहुत इमोशनल रहता हूँ, मदद करता हूँ। जी। मोइज़ुद्दीन साहब, आपसे ये जानना चाहें कि अभी आप हालिया दिनों में आप अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लिमिटेड में आप पूर्व प्रबंध निदेशक के तौर पर आप कार्यरत थे, तो मैं जानना चाहूँगी कि ये जो अल्पसंख्यक मंत्रालय होता है इसकी बहुत बड़ी भूमिका है समाज के निर्माण में और वैसे लोगों के लिए जो हमारा ये देश है जिसमें हम सबको सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, अल्पसंख्यक मंत्रालय बहुत सारे ऐसे कार्य कर रहा है, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे वहाँ आपकी क्या भूमिका थी और आपका अनुभव कैसा रहा?
बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है कि ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत अल्पसंख्यक वित्तीय निगम एक सरकारी रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशंस है कंपनी एक्ट के तहत। और इस निगम में मैं 3 साल से ऊपर तक प्रबंध निदेशक के रूप में रहा। वहाँ बिहार सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना का क्रियान्वयन किया जाता है, मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना। जी हाँ, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत अल्पसंख्यक वित्त निगम संस्था है। ये कंपनी एक्ट के तहत रजिस्टर्ड संस्था है। इसमें 2 महत्वपूर्ण योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रथम मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना और दूसरा मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। मुख्यमंत्री रोजगार ऋण योजना अंतर्गत इसमें 5 लाख तक गरीब अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों को इसमें रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। और प्रेरणा जी, मैं बताना चाहूँगा कि अल्पसंख्यक समुदाय में सिख भी आते हैं, क्रिश्चियंस भी आते हैं, जैन भी आते हैं, बुद्धिस्ट भी आते हैं, है ना, पारसी आते हैं और मुस्लिम्स आते हैं। तो ये सभी नोटिफाइड अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए और ऋण योजना दी जाती है। और ये अभी वर्तमान में साधारण 5% ब्याज की दर से दी जाती है। और ये मैं बताना चाहूँगा दर्शकों को कि बहुत जल्द ही ये 5 लाख से 10 लाख ये इसकी अधिकतम राशि होने जा रही है। सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। हम लोगों ने उसको सारे प्रक्रिया को पूरा करके भेजा है। और 10 लाख रुपए में 5 लाख रुपए सब्सिडी है और 1% ब्याज की दर का प्रावधान इसमें अनुशंसित किया गया है निगम के द्वारा। और महिलाओं के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए कोई सूद की राशि नहीं है। 5 लाख अनुदान है और 5 लाख लोन के रूप में, लेकिन कोई सूद नहीं लगेगा महिलाओं के लिए और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए। तो ये एक महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है। और पिछले वर्ष से मैंने 85 करोड़ रुपया मैंने लोगों के बीच वितरित किया था और काफ़ी तेज़ी लाया गया। मैं 3 साल अपने पदस्थापन के दौरान मैंने कैम्प मोड में काम किया। ज़िले में शिविर लगा करके लोगों का आवेदन लिया गया, शिविर लगा के लोगों का चयन की प्रक्रिया की गई और सारा डॉक्यूमेंटेशन कागजीकरण का काम भी जिला स्तर पे शिविर के माध्यम से कार्य कराया गया, जिससे काफ़ी तेज़ी आई। पहले राशि का वितरण कम होता था, लेकिन मैंने इस कैम्प मोड के द्वारा इसको राशि को और RTGS के माध्यम से राशि का वितरण किया जाता है। किसी को मुख्यालय आने की आवश्यकता नहीं है, सभी को सूचना जाती है उनके लोन सैंक्शन के बारे में, उनके RTGS जब भुगतान होता है उसके बारे में ये जाता है। सॉफ्टवेयर की भी हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि ऑनलाइन मेथड से भी इसको किया जाए, उसकी भी प्रक्रियाधीन है। दूसरी योजना है मुख्यमंत्री श्रम शक्ति योजना। इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे बच्चियों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग कराई जाती है। स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग में कुछ सरकारी संस्थाएं हैं, बहुत ही भारत के बहुत इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण संस्था है, जैसे CDAC है कंप्यूटर के क्षेत्र में। CDAC के द्वारा PG DAC का कोर्स कराया जाता है। उसी तरह नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशंस है, NILET है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी NILET जो बीटा में है, IIT पटना के बगल में, बहुत बड़ी संस्था है भारत सरकार की। वहाँ से भी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की ट्रेनिंग कराई जाती है ना। उसी तरह से हर ज़िले में बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन से एम्पैनल संस्था है, स्वयंसेवी संस्था, उनके माध्यम से भी विभिन्न व्यवसाय में ट्रेनिंग कराई जाती है ताकि बच्चों का एम्प्लॉयमेंट बढ़े। और आपको जान के खुशी होगी कि NILET और CDAC के ट्रेनिंग के बाद बच्चियां जो हैं वो काफ़ी हायर पैकेज में TCS और इन्फोसिस जैसे संस्था में उन लोगों को अच्छे पैकेज पर उनको जॉब मिला है।
जी। ये इसके अलावा भारत सरकार की बहुत सारी योजनाएं अल्पसंख्यक विभाग के द्वारा है। छात्रवृत्ति की योजनाएं हैं, मदरसे के आधुनिकीकरण की योजनाएं हैं, जन विकास योजना जिसे पहले MSDP स्कीम कहते थे, उसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर और आवासीय विद्यालय का निर्माण चल रहा है, निर्माण हुआ है। अल्पसंख्यक हॉस्टल का, छात्रावास का, महिलाओं के लिए अलग और बच्चों के लिए अलग हॉस्टल का निर्माण किया गया है। बहुत सरकार की, भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों सरकार की अल्पसंख्यक समुदाय के लिए बहुत सारी योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है। जी। मोइजुद्दीन साहब, आप बेपार्ट में आप प्रशिक्षक के तौर पर भी आप जाते हैं और आप जा रहे हैं, वहाँ भी आप अपनी सेवा दे रहे हैं, तो इस विषय में क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मुझे जो है पठन पाठन का शौक़ बचपन से रहा है और छात्र जीवन से ही मैं बच्चों को पढ़ाता था। सेवा में आने के पहले, सरकारी सेवा में आने के पहले, तो वो पढ़ने पढ़ाने का शौक़ हमारे अंदर हमेशा वर्तमान रहता है और जहाँ भी मुझे अवसर मिलता है मैं पढ़ाने लगता हूँ। तो जब सरकारी सेवा में आया तो मैंने भी बहुत सारे राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों से मैंने स्वयं प्रशिक्षण प्राप्त किया और अभी मैं बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट बिपाड, जहाँ से सरकारी पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है, वहाँ मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी हूँ और समय समय पर वहाँ पर पदाधिकारियों को मैं प्रशिक्षण देता हूँ। उसके अलावा भारत सरकार का DNS कोऑपरेटिव मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है, वहाँ भी मैं एज ए विजिटिंग फैकल्टी जाता हूँ। तो समय निकाल करके मैं जाता हूँ और बड़ा सुखद अनुभव रहता है। अभी बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को भी मैं आपदा प्रबंधन का प्रशिक्षण दे रहा हूँ और बड़ा सुखद लगता है जब फील्ड के पदाधिकारी को, नए पदाधिकारी को, पुराने पदाधिकारी को जब हम लोग ट्रेनिंग क्लास करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि हम एक रेस का निर्माण कर रहे हैं, हम एक पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं और जो गवर्नेंस और का जो गुण है, जो टेक्निकल चीज़ें हैं, वो हम लोग उनको बताते हैं, समझाते हैं, ताकि वो सही ढंग से अपना सेवा कर सकें, आम जनता की सेवा कर सकें। जिस काम के लिए उनका अपॉइंटमेंट सरकार ने किया है उसका दायित्व का निर्वहन वो बखूबी निभा सके, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है मैं जब ट्रेनिंग देता हूँ। और पदाधिकारी, जब मैं फील्ड में जाता हूँ तो नए नए पदाधिकारी जब मुझसे मिलते हैं, विश करते हैं, प्रणाम करते हैं, तो बहुतों को तो मैं पहचानता नहीं हूँ, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि सर आपने ट्रेनिंग दिया था बिपाड में, तो मैं फला बैच में था, फला बैच में था। तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि इन बच्चे बच्चियों को हम लोग लर्निंग में, इंटरेक्शन में, उनको ट्रेनिंग में, इंस्ट्रक्शन में इन्वॉल्व हैं। तो एक तरह से हम लोग एक जनरेशन का निर्माण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, एक जनरेशन का निर्माण करते हैं। आपके जो अनुभव रहे हैं, आपने जो भी कुछ सीखा है, आप कोशिश करते हैं उसका कुछ अंश ये जो नए आने वाले अभी अधिकारी जो कल जा कर के एक अधिकारी बनेंगे, कुछ अंश उन्हें दे पाएँ। मोइजुद्दीन साहब, जानना चाहिए कि अगर मैं बात करूं प्रशासनिक सेवा की, तो लॉ एंड ऑर्डर बहुत एक बड़ा विभाग है और इस विभाग का आपने भी कई वर्षों तक इस विभाग में आपने सेवा दी है बतौर ADM। जानना चाहूँगी ये अनुभव आपके लिए कैसा था और इस विषय में आप हमें ज़रूर बताएं। देखिए, मैं पटना जिला में पदस्थापन के दौरान ADM लॉ एंड ऑर्डर, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था के भी प्रभार में था कुछ दिनों के लिए। और पटना का जो जिला प्रशासन का जिला नियंत्रण कक्ष है, उसके भी मैं प्रभारी पदाधिकारी कम सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में भी मैंने काम किया। पटना ज़िला में काम करने का एक अलग अनुभव है, क्योंकि पटना ज़िला अन्य ज़िलों से भिन्न है। यहाँ पे बड़ा बड़ा आयोजन होता है, सरकार का, केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का और अन्य प्राइवेट संस्थाओं का बड़ा बड़ा आयोजन होता है। यहाँ का छठ पर्व काफ़ी प्रसिद्ध है और छठ पर्व के दौरान बड़ी व्यापक व्यवस्था की जाती है। उसकी 3 महीना पहले ही से तैयारी शुरू कर दी जाती है
और उस व्यवस्था का निरीक्षण, उसकी तैयारी का निरीक्षण माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा स्वयं किया जाता है और एक बार नहीं कई बार किया जाता है। बहुत ही गहन समीक्षा उनकी होती है, बड़ा उनकी चिंता रहती है। तो पूरा जिला प्रशासन इन्वॉल्व रहता है और यहाँ पे बड़े बड़े आयोजन होते हैं। ज्ञान भवन है, बापू सभागार है, गांधी मैदान है, विधानसभा का जब सत्र चलता है तो वहाँ भी विधि व्यवस्था संधारित करनी पड़ती है जिला प्रशासन को। तो एडीएम लॉ एंड ऑर्डर के रूप में और कंट्रोल रूम प्रभारी सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में मुझे ये चीज़ यहाँ सीखने को ज़्यादा मिला कि विधि व्यवस्था का संधारण समुचित रूप से किस प्रकार किया जाता है। और इसमें मेरा ये अनुभव रहा कि प्रशासन को प्रो पीपुल होना चाहिए। कोई भी समस्या आने पर लोगों से बात करना चाहिए, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप होने से भ्रांतियाँ फैलती। तो लोगों से बात करना चाहिए। हम लोगों ने बातचीत करके बहुत सारे समस्याओं का निराकरण किया है। लोगों को समझाना बुझाना चाहिए। और कभी कभी मॉब वायलेंट हो जाता है, तब भी प्रशासन को संयम बरतना चाहिए। प्रशासन का काम है लोगों को समझाना, परसू करना। प्रशासन जो है वो लोकहित में, तो लोकहित सर्वोपरि है। तो ये जो परसुएशन का काम है, समझाने का काम है, उनको कॉन्फिडेंस में लेने का काम है, यही सीखना है। और हम लोगों ने भी इसको सीखा और बड़े बड़े आयोजन हुए। कॉमनवेल्थ क्या स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस यहाँ हुआ, बिहार विधानसभा के द्वारा ऑर्गेनाइज़ किया गया। उसमें भी जिला प्रशासन का काफ़ी हम लोगों की ड्यूटी थी। हम लोग को कार्ड दिया गया था, हम लोगों ने किया। पटना में जब निर्वाचन होता है तो पूरे निर्वाचन आयोग की टीम यहाँ आती है। पटना जिला आपदा के क्षेत्र में नोडल एजेंसी के रूप में काम करता है, नोडल डिस्ट्रिक्ट के रूप में करता है। बिहार में कहीं भी आपदा आएगी तो पटना ज़िला को सपोर्ट करना पड़ता है, चाहे पारा ड्रॉपिंग का मामला हो या फूड पैकेजिंग भेजने का मामला हो। तो मैंने एडीएम आपदा प्रबंधन के रूप में भी यहाँ मेरी पदस्थापन थी और उसका भी मैंने बहुत सीखा। तो पटना ज़िला में लॉ एंड ऑर्डर और डिजास्टर मैनेजमेंट ये सीखने का काफ़ी मुझे अवसर प्राप्त हुआ, अनुभव हुआ हमको, बहुत अच्छा अनुभव हुआ। और मैं अपने कनीय पदाधिकारी को कहता हूँ कि एक बार पटना की पोस्टिंग होने पर बहुत से लोग घबरा जाते हैं। लॉ एंड ऑर्डर काफ़ी यहाँ रहता है, प्रतिनियुक्ति ज़्यादा होती है। तो मैं समझाता हूँ कि इसको और ड्यूटी को भी एंजॉय करना चाहिए। ड्यूटी जो मिला है तो इसको सीखना है, समझना है, करना है, एंजॉय करना है। इसको भार बोझ नहीं समझना है। ये तो हमारा मूल दायित्व है। हम इसी काम के लिए सरकारी सेवा में आए हैं। बिल्कुल। हम आपसे अब जानना चाहेंगे कि जो आपका इतने वर्षों का 27 वर्षों का अनुभव रहा है, तो उसी अनुभव के तहत जो नए अधिकारी अभी आ रहे हैं, जिनकी अभी आने वाले दिनों में उनकी अगर नियुक्ति होने वाली है, नियुक्ति हो चुकी है, तो उन्हें आप क्या सुझाव या सलाह देना चाहेंगे? देखिए प्रेरणा जी, प्रशासनिक सेवा का जहाँ तक प्रश्न है, प्रशासनिक सेवा में जो पदाधिकारी आए हैं नए और जो विद्यार्थी प्रशासनिक सेवा में जाना चाहते हैं, उनके लिए मेरा कुछ सुझाव होगा कि सेवा को लोक सेवा के रूप में देखें। प्रशासनिक सेवा एक ऐसी सेवा है जिसमें समाज सेवा के भाव से काम करना पड़ता है और लोगों की समस्या को सुनना, प्रो पीपुल होना, लोगों के कष्ट को अपना कष्ट समझना, ये इसका मूल मंत्र है। गवर्नेंस को उस पॉजिटिव एंगल से देखना चाहिए कि हमें लोगों की समस्याओं को कैसे निराकरण करना है। तो लोगों के बीच में रह के काम करना है और ये सेवा में त्याग है, तपस्या है और लोभ से दूर रहना चाहिए। संयम बरतना चाहिए, संयम से काम लेना चाहिए। कभी पोस्टिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, कभी पोस्टिंग मन मुताबिक नहीं होगी। तो ये जो खट्टे मीठे एहसास है, उसके साथ जीवन जीने की कला को सीखना होगा
और आम जनता जो समुदाय है, पब्लिक है, वही सब कुछ है। तो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में हमें लोगों की समस्याओं को सुनकर उनका निराकरण करने की चेष्टा करना चाहिए और इजी एसेसिबिलिटी रहे, लोगों का पहुंच हम तक आसान हो। पदाधिकारी बनने के बाद लोगों से दूरी नहीं होना चाहिए, बल्कि लोगों से नज़दीकियाँ रहनी चाहिए। तभी हम लोगों की समस्या को सुनेंगे और ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी हमेशा एट द टॉप मोस्ट होना चाहिए। किसी भी कीमत पर हमें वो काम नहीं करना है जो मुझे सरकार की जो नियम कानून है वो अलाउ नहीं करता। जी, बहुत अच्छी बात आपने बताई। बहुत संयम बरतने की आवश्यकता है और तन्मयता से, डेडिकेशन से काम करने की आवश्यकता है। रिकॉग्निशन स्वतः मिलता है, काम करने से रिकॉग्निशन मिलता है। बिल्कुल, आपका काम, कहते हैं ना कि आपका काम बोलता है, लोग आपके प्रयासों को देखते हैं और उसी के ज़रिए वो आपको याद रखते हैं। मोइज़ुद्दीन साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो कहाँ हुई और वो कैसा अनुभव रहा, और उसके बाद का जो सफ़र रहा, निरंतर जो आपका प्रयास रहा, आपने राष्ट्रीय स्तर के शिक्षण संस्थानों से भी आपने शिक्षा प्राप्त की, फिर आप एक प्रशासनिक सेवा में अधिकारी के तौर पर आए, लेकिन शुरुआती दौर के बारे में जानना चाहेंगे, आपका बचपन कैसा रहा, इसके बारे में बताएं। देखिए प्रेरणा जी, मेरा बचपन पटना सिटी में गुजरा, पुराना पटना, जिसे पाटलिपुत्र अज़ीमाबाद भी कहा जाता है जी। और मैंने आँख खोला तो पटना सिटी ही देखा। यद्यपि मेरा जन्म स्थान नवादा ज़िला का पकड़ी बनावा है, लेकिन मैं जब इंटर में पढ़ रहा था साइंस कॉलेज में, तब मैंने उस जगह को देखा। लेकिन मैंने शुरू से ही, मेरी प्राथमिक शिक्षा सरकारी मिडिल स्कूल में हुई। उसके बाद पटना सिटी के काफ़ी प्राचीन विद्यालय है जिसको मोहम्मडन एंग्लो अरबिक मल्टीपर्पज़ हाई सेकेंडरी स्कूल कहा जाता है, उसको संक्षिप्त में आजकल MAA स्कूल कहते हैं। तो वहाँ से मैंने मैट्रिकुलेशन किया और उसके बाद फिर मैं पटना साइंस कॉलेज में मैंने ICBSE MSc किया, मैंने मास्टर डिग्री किया, मैंने पटना से B.Ed भी किया। और ये पटना सिटी का जो पृष्ठभूमि रहा है ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और मेरे व्यक्तित्व पर पटना सिटी का जो कल्चर है, जो गंगा जमनी तहजीब है, वो संस्कार हमारे में है। और पटना सिटी, आप जानते हैं कि ये पाटलिपुत्र अज़ीमाबाद की धरती, बड़े बड़े महापुरुष यहाँ पैदा लिए और गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। उसके बाद मौर्य पीरियड का वहाँ सब कुछ था। बाद के दिनों में भी शाद अज़ीमाबादी जैसे शायर वहाँ पैदा हुए। बिहार के प्रथम DPI लेट कलीमुद्दीन अहमद भी हमारे स्कूल के प्रोडक्ट थे और बलिराम भगत जी जो भारत सरकार में विदेश मंत्री भी रहे, स्पीकर भी रहे, बलिराम भगत जी भी माउंटेन स्कूल के से ही मैट्रिक पास किए। सूर्य प्रसाद जखनवाल जी जो 1954 के बोर्ड के टॉपर थे, बाद में भारतीय प्रशासनिक सेवा में गए। तो ये बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े राइटर, पोइट और ऋषि मुनि की धरती है। बाद के दिनों में रामजी मिश्र मनोहर जिन्होंने पाटलिपुत्रा का इतिहास लिखा, वहीं से थे। दामोदर प्रसाद अम्भस्ट का नाम भी मुझे याद आता है, जो बड़े महान मूर्तिकार थे, स्कल्प्टर थे। उनका एग्जीबिशन फ्रांस में भी लगा था और वो जो सरजमीन है पटना सिटी की, आज भी वहाँ सामाजिक समरसता प्रचुर मात्रा में है और सारे लोग मिलजुल के रहते हैं, होली मनाते हैं। वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय के लोग होली भी मनाते हैं, दीपावली भी मनाते हैं, दुर्गा पूजा में शामिल होते हैं और जो रामलीला होता है उसमें वो एक्ट करते हैं, है ना। तो वो झांकी में शामिल होते हैं। वहाँ का जो है काशीलाल कसेरा का सीपर बहुत मशहूर है, मुहर्रम का अखाड़ा।
चुन्नीलाल का बांका, ये तो जो संस्कृति है, गंगा जमनी तहजीब की संस्कृति और एकता, ये देश में कहीं नहीं इसकी नज़ीर मिलती है। ये बिल्कुल अद्वितीय है, जो आज भी कायम है। तो उसका काफ़ी प्रभाव है हमारे व्यक्तित्व पर। और मैं कहीं भी रहता हूँ तो मन पटना सिटी में रहता है। जी, बहुत खूबसूरत बात कही कि आपने कि ऐसा नज़ीर कहीं और देखने को नहीं मिलता, और आप कहीं भी जाते हैं इसका प्रभाव आप पर हमेशा रहता है और आपके साथ चलता है। मोहम्मद मोइज़ुद्दीन साहब, आप कार्यक्रम में आए, आपने अपने इतने सारे खूबसूरत अनुभव और बहुत सारी रोचक जानकारी आपने हमारे साथ साझा की, अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका भी प्रेरणा जी बहुत बहुत धन्यवाद। दूरदर्शन पटना का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये अवसर मिला बात करने का दर्शकों से। बहुत बहुत धन्यवाद जी। हमारी बातचीत हुई आज के हमारे ख़ास मेहमान से। अब आपको अलविदा कहने का वक्त हो चला है, लेकिन जाने के पहले आप बखूबी जानते हैं कि हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप अपने ख़त हम तक पहुंचा सकें, ताकि हम ये जान पाएँ कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा। इसके लिए आपको नोट करना होगा हमारा पता। फटाफट उठाएं कागज़ और कलम, नोट करें हमारा पता। हमारा पता है निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड, पटना 800001। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।